हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम फिर से एक और नए सेशन के साथ आपके साथ आए हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, जो कि होने वाले हैं रिलेटेड टू जीएमसीएच। हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम एकदम से सर पे आ गया है 29 जून को। होप सो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छी चल रही होगी और उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। अब कोई लापरवाही करने का टाइम हमारे पास नहीं बचा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। उससे पहले मैं बता दूं कि जीडीसी नर्सिंग ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको डेली बेसिस पे क्विज देखने को मिलेगा, प्लस आपको मिलने वाला है बिहार सीएचओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको 49 रुपीज़ में ये मिल जाएगा, जिसमें आपको 8000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है सेल डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन मियोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। यानी कि जो मियोसिस हमारा सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मियोसिस में हमारे जो डॉटर सेल्स हैं वो कितने प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, सेल साइकिल के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो हमारी सेल साइकिल है उसमें क्या होता है। यहाँ आपकी कौन सी फेज होती है, G1 फेज होती है। फिर हमारा क्या आता है, G1 फेज के बाद हमारा फेज आता है सिंथेसिस, जिसमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है उसका। ठीक है, यानी कि आप इसको एस फेज भी बोलते हो। फिर हमारा कौन सा फेज आता है, G2 फेज। ठीक है, G2 फेज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा आता है M फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, माइटोटिक फेज जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, माइटोटिक फेज के बाद इसमें हम अगर बात करें तो माइटोटिक फेज में हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, माइटोसिस जो माइटोटिक है इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। अब जो माइटोटिक है और एक मियोसिस होता है। ठीक है, तो मियोसिस में हमारा क्या है, मियोसिस की अगर हम बात करें तो हमारे जो मियोसिस है उसमें जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर होता है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये कितने डॉटर सेल में, 4 डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड होता है, जिसके क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं तो 23 हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मियोसिस की कहानी। वहीं अगर हम माइटोटिक डिवीजन की बात करें, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन की बात करें तो उसमें जो हमारा सेल है वो कितने डिवाइड होगा, जो हमारा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल डिवीजन और सेल साइकिल आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया है। तो अगर इस बेसिस पे बात करें तो हमारा मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, 8, 6, और अगर 2 की बात करें तो वो हमारा माइटोटिक में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, यानी कि ओवरीज से कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। यानी कि जो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, जो एफएसएच है और एलएच है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें जो हमारे ओवरी है उससे कौन से हमारे जो हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हमारी हाइपोथैलेमस की तो वहां से हमारा जो GnRH है, यानी कि अगर बात की जाए हाइपोथैलेमस की, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है
उससे क्या होगा, GnRH, ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, जब हमारी बॉडी में डिमांड होगी किसी हार्मोन की तब RH वर्क करता है, तो तब क्या होता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये क्या होगा, ये RH जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहां पे क्या कमांड होगी, कमांड ये होगी कि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे क्या रिलीज होंगे, हमारे FSH और LH। ठीक है, जो FSH है और LH है वो रिलीज होंगे। फिर ये जो FSH है और LH है ये ओवरी पे जाके क्या करेंगे, ओवरी पे जाएंगे और अपना अफेक्ट जो है वो दिखाएंगे। उसके बाद आपका जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवरी से जो है रिलीज होंगे। ठीक है, सिक्रीट होंगे क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर बात की जाए हमारी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो जिस तरीके से जब RH हमारा आता है तो उससे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई हार्मोन ज़्यादा हो जाए और उसको हमें कम करना है तो रिलीज होता है क्या, इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन रिलीज होता है, जिसके वजह से क्या होगा, जो वो हार्मोन है उसका लेवल हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारा जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या GnRH नहीं तो इनहिबिन रिलीज होगा, जिसके वजह से क्या होएगा, हमारा सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा C है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एंजाइम पेप्सिन डाइटरी कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा एंजाइम पेप्सिन है डाइटरी कंपोनेंट, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या, तो वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन को क्या करता है, अपने उसको कंज्यूम करता है, उसको जो डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, जो हमारा स्टमक है उसमें कौन कौन सी 2 सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है यहाँ हमें देखने को मिलती है। एक हमारी होती है कौन सी, जो चीप सेल होती है वो। ठीक है, एक हमारी होती है चीप सेल। जो चीप सेल होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन। ठीक है, तो सिक्रीट करेगी क्या, हमारा पेप्सिनोजन, सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन। जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करेगी वो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिन को में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जो ये पेप्सिनोजन सिक्रीट हुआ है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होके हमारा प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, या प्रोटीन में हम बोल सकते हैं इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चीप सेल का हमारा जो बोल सकते हो आप वर्क होता है। ठीक है, ये डाइजेस्ट कर लेता है किसको, प्रोटीन को, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। नेक्स्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पार्शियल सेल होती है। ठीक है, सॉरी, पैराइटल सेल होती है। पैराइटल सेल क्या करती है, सिक्रीट करती है HCl को, और किसको सिक्रीट करती है, HCl और हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्रेजेंट होता है उसको रिलीज करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है पैराइटल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए हमारा पेप्सिन की तो वो हमारा हेल्प करता है डाइजेशन में, किसके, प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारा द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा होता है, तो एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू या मसल टिश्यू। तो अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में अगर देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे, ब्लड एक तो बोल सकते हो, फिर हमारे टेंडेंस जो होते हैं उसमें, और हमारा जो लिगामेंट्स है उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि क्वालिटी अश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न विद, कि अगर आपको क्वालिटी अश्योरेंस करनी है नर्सिंग में तो किस चीज से आपको पता लग सकता है कि एडिक्वेसी ऑफ केयर की जितनी ज्यादा जो केयर हम दे रहे हैं उसकी एडिक्वेसी से, या प्रैक्टिस रेटिंग की कितनी रेट में प्रैक्टिस हो रही है वो, या स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स है, प्रोटोकॉल्स हैं उससे, या ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस की जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है उससे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की तो वो एडिक्वेसी ऑफ केयर से नहीं पता चलती है, प्रैक्टिस रेटिंग से नहीं कि कितनी ज्यादा नंबर में प्रैक्टिस हो रही है और कितनी कम में, तो उससे आप नहीं पता कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस से भी नहीं। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस जो है, यानी कि आप कितने जो हमारा केयर है या कोई भी टाइप की प्रैक्टिस है उसमें कितना ज्यादा आप क्या कर रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो और क्या कर रहे हो, प्रोटोकॉल जो है उनको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिस का वो दिखाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट डिफॉर्मिटी ऑफ डैश बोन रिजल्टिंग इन स्प्रिंगल्स शोल्डर, यानी कि अगर इस हमारे में से इसमें से किसकी डिफॉर्मिटी हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्प्रिंगल शोल्डर। अब यहाँ पे स्कैपुला दिया है, रेडियस, अल्ना और हमारा टिबिया दिया है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में आपको, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता, वैसे तो इजी ऑप्शंस है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक कीवर्ड दिया गया है शोल्डर। अब शोल्डर की कोई डिफॉर्मिटी अगर हमें देखने को मिलेगी तो वो स्कैपुला के वजह से, यानी कि अगर आपका स्कैपुला क्या होगा, डिफेक्ट होगा, उसमें स्कैपुला में क्या आएगा, कुछ चोट लग गई या कुछ डिफॉर्मिटी आई तो ही हमें क्या देखने को मिलता है, स्प्रिंगल्स शोल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो किसने इन्वेंट की थी, यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन was invented by मैन लुइस पास्चर, पॉल एंग्विन या एडवर्ड जेनर या जॉन स्नो। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लस आपको पता भी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में, तो वो हमारा एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने क्या की थी, इन्वेंट की थी। ठीक है, ये याद रखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा से ही एग्जाम में आए हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एमियोबायसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, यानी कि जो एमियोबायसिस है, जो अमीबा है, ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, यानी कि कौन सा इसका रूट होता है ट्रांसमिट होने का, फीको ओरल रूट, वेक्टर बोन या पेरेंट्रल या फिर एयरबोन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ये क्या करती है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करती है, प्लस आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है उसको कराती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करती है, कॉज करती है क्या, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, और हमारा क्या कराती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोएंटराइटिस यहाँ पे ये हमें कॉज कराती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है, यानी कि ये वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है, पेरेंट्रल नहीं है, एयरबोन भी नहीं है, ये फीको ओरल रूट से आपको मिल सकती है और कॉज हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि विटामिन डी का सोर्स हमें ढूंढना है इन ऑप्शन से।
तो लिवर, चीज, एग यॉक या फिर कोड लिवर ऑयल, यानी कि हमें पता है कि जो फिश ऑयल है वो एक ज्यादा बड़ा सोर्स माना जाता है किसका, विटामिन डी का। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कोड लिवर ऑयल, यानी कि फिश ऑयल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिश ऑयल बोलते हैं। तो ये एक क्या है, इंक्रीज मैक्सिमम अमाउंट में इसमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि आपका 3Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, कौन से डिसऑर्डर का आपको यहाँ पे पता, मतलब ये तीनों जो सिम्टम्स है वो कौन से डिजीज में या किस डेफिशिएंसी के वजह से देखने को मिलते हैं। तो थायामीन, बायोटिन, नियासिन या राइबोफ्लाविन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हमें पता है कि ये एक ऐसा कॉज है और इसके बाद आजकल क्या होने लग गया है, डेथ भी हमारा इसका एक पार्ट होने लगा है। ठीक है, तो इसको हम 4D भी बोल सकते हैं, 4Ds भी आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये अगर माने तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नियासिन की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मैं अभी भी आपको बताऊंगी या बोलना चाहूंगी कि एग्जाम से पहले न्यूट्रिशन के क्वेश्चन, यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी पढ़ लो, किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज हमें देखने को मिलता है और क्या उसका, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सा कॉम्प्लिकेशन आप देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। तो ये अपने जो छोटे छोटे से टॉपिक है उनको क्लियर करने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सर्जिकल ऑपरेशन इन विच डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन द इलियम टू कोलोन, यानी कि इसमें सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में पूछा है कि उसमें जिसमें डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इनटू इलियम टू कोलोन किया जाता है। तो इलियोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी और आर्थ्रोस्कोपी या फिर वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी तो ऑब्वियसली हटा दो ऑप्शन से, क्योंकि ये तो क्या है, अलग हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको इलियो और कोलोन का बीच का है। तो गैस्ट्रो, अगर मान लो अगर वैसे भी आप ये चीजें भूल जाते हो तो बहुत सारी जगह हमें इलियम और कोलोन का अगर हम कुछ रिलेट करके देखें तो हमारा इलियोस्टोमी जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेन रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा आपका जो पेशेंट है उसको ज्यादा जरूरत है नर्सिंग इंटरवेंशन की या नर्सिंग केयर की। अब मैं बता दूं तो आपके अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन थे, अभी आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो 40-year-old क्लाइंट है विद शार्प सिवियर पेन ड्यू टू रीनल स्टोन एंड नॉट रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक्स, कि एक 40 ईयर का पेशेंट है, रीनल स्टोन का पेशेंट है, जिसको शार्प और सीवियर पेन हो रहा है और पेन किलर से भी क्या नहीं हो रहा, रिलीव नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 35-year-old का कोई क्लाइंट है विद फ्रैक्चर्ड, ठीक है, फ्रैक्चर फीमर कंप्लेनिंग ऑफ शार्प चेस्ट पेन, की एक फ्रैक्चर फीमर फ्रैक्चर का पेशेंट है जिसकी एज क्या है, 35 ईयर है, और अब उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको फीमर फ्रैक्चर है और वो कंप्लेन कर रहा है शार्प चेस्ट पेन की, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर अ क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हैविंग लोअर एब्डोमेन पेन। इनमें से ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको ज्यादा जरूरत है किसकी, फिलहाल एकदम जो ट्रीटमेंट चाहिए, नर्सिंग इंटरवेंशन चाहिए उसकी। तो यहाँ पे अगर हम रीनल स्टोन की पेशेंट की बात करें तो उसका ऐसा ज्यादा हमारा इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका जो फीमर फ्रैक्चर वाला पेशेंट है और वो क्या कर रहा है, शार्प चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको कुछ ना कुछ सीरियस तो हो गया है, या तो उसको क्या हो गया है, न्यूमोथोरैक्स हो गया है।
ठीक है, न्यूमोथोरैक्स उसको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट कि यहाँ पे आपका जो पेशेंट फीमर वाला फ्रैक्चर वाला पेशेंट है उसको ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, यहाँ पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन तुरंत से चाहिए उसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असिस्ट फर्स्ट, यानी कि साइकेट्रिक पेशेंट का एक हमारा केस है तो उसमें क्या है कि नर्स पहले किसको क्या करेगी, असिस्ट करेगी। तो अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सीजोफ्रेनिया हु इज विड्रॉन, ठीक है, एक क्या है सीजोफ्रेनिया का, क्रॉनिक सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसको, या अ पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सिवियर एंजाइटी, कि एक पेशेंट है जिसको एक सिवियर एंजाइटी का क्या आया है, अटैक आया है, या अ पेशेंट विद एगोराफोबिया हु स्टेज इन हर रूम ऑल डे, या फिर अ पेशेंट विद डिप्रेशन कंप्लेनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट या आप अगोरा फोबिया वाला जो हर टाइम अपने कमरे में बंद रहता है उस वाले पेशेंट, या कोई पेशेंट है डिप्रेशन का उसने कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करी, तो अगर यहाँ पे सिवियरिटी हम देखें तो अगर किसी को एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आता है तो उस टाइम पे वहां पे नर्स की फर्स्ट ड्यूटी है कि उसको क्या करे, कंसीडर करे और उसको पहले क्या करना है, असिस्ट करना है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा कि जो भी आपका सिक पेशेंट हो रहा है फिलहाल जिसको सिवियरिटी की तरफ जो ज्यादा जा रहा है उसको पहले असिस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का अगर बात करो तो आपको क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट बताना है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये क्या है, हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो हमारा ऑप्शन है वो, यानी कि हमारा CAG हमारा ये हो गया है। ठीक है, फिर अगर बात करें ये भी हमारा क्या होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। फिर हमारा आता है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा सर्जिकल हो गया। ठीक है, ये भी सर्जिकल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ढंग से ध्यान से दिया हो तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट पूछा है, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं पूछा। तो मेडिकल में हमारा क्या आएगा, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको ओरली मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, वो हमारा क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमलिच मैन्योर इज यूज टू, यानी कि हेमलिच मैन्योर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। अभी भी बोल रही हूँ जितने सारे मैन्योर होते हैं उनको ढंग से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या तो आपका ओबीजी से रिलेटेड हो कि शोल्डर डिस्टोसिया में हम कौन सा वाला मैन्योर यूज करते हैं, या फिर आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड हो। सारे मैन्योर जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेमलिच मैन्योर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है कि क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे, कि आपका जो एयरवे है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया तो उसको क्लियर करने के लिए, या रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम आईज। तो आईज के लिए हम क्या करते हैं, आई इरिगेशन करते हैं, किस लिए, जो आई को क्लीन करने के लिए या फॉरेन बॉडी निकालने के लिए, या रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, या नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव नहीं है, ईयर से भी हम निकालने को हेमलिच मैन्योर नहीं यूज करते। आई को क्लीन करने के लिए या फॉरेन बॉडी आई से निकालने के लिए भी हेमलिच मैन्योर नहीं। ये हमारा होता है कि अगर हमारे एयरवे में
कुछ फॉरेन बॉडी चला गया जिसके वजह से पेशेंट जो है ब्रीद नहीं कर पा रहा है, उसको क्या हो गया, वो एकदम ऐसे अटक गया है एक जगह, ना वो ब्रीद कर पा रहा है ना वो कुछ कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम हेमलिच मैन्योर यूज करते हैं। इमेज भी देख लेना हेमलिच मैन्योर की, क्योंकि कभी कभी आपको इमेज दे देते हैं और मैन्योर का नाम पूछते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी कि किसकी कॉम्प्लिकेशन के वजह से कार्पल टनल जो सिंड्रोम है वो देखने को मिलता है, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व या एक्सिलरी नर्व। अगर बात करें हम रेडियल नर्व की, तो यहाँ में हमें देखने को मिलता है रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटरडे नाइट सिंड्रोम भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा किसके वजह से होता है, जो हमारी रेडियल नर्व है उसके डैमेज होने के वजह से। और अगर बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम की, तो वो हमें देखने को मिलता है मीडियल नर्व की इंजरी से, ठीक है। तो ये है हमारे अल्नर और एक्सिलरी से इसका कार्पल टनल सिंड्रोम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी, कि आपकी किसी को निडल स्टिक इंजरी हुई है, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी, तो नर्स है उसका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग आ रिपोर्ट, की पहले ही वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने लग जाए, या टॉक टू सीनियर्स की जो उसके सीनियर्स है वो उससे बात करे, या वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर, तो या तो वो क्या करे, जिस साइड पे उसको निडल स्टिक इंजरी हुई है उसको पानी और साबुन से अच्छे से धो ले, या फिर चेक योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस, कि अपना इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है वो चेक करने लग जाए। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि किसी को भी अगर निडल स्टिक इंजरी होती है, तो आपका पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट ड्यूटी आप बोल सकते हो आपकी होती है कि आप वाटर और सोप की हेल्प से उसको क्या करना है, आपको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, वॉश विद वाटर एंड सोप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा, कि आपको जिस भी साइट पे क्या हुआ है, निडल स्टिक इंजरी हुई है, उसको अच्छे से वॉश करना है। बाकी की चीजें ये सब बात की बात होती है, पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट तक रनिंग वाटर के अंदर अपना हाथ रखना है और जितना सारा ब्लड हो सकता है उसको ऐसे ऐसे प्रेस करके उसको वॉश करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें कि द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स, सारे के सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ऑफ क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड क्या होता है, वो चीज जिसपे हमारी सारी इमरजेंसी रिलेटेड इक्विपमेंट्स आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ड्रग्स प्रेजेंट होती है, ताकि जब एकदम से आपका क्या हुए, इमरजेंसी आए, तो आप उन चीजों का यूज करो, ठीक है, इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के। तो डिफिब्रिलेटर हमारा ऑब्वियसली हमारा यूज होता है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, और वो एक पार्ट होता है किसका, क्रैश कार्ड का। रिससिटेशन मेडिकेशन, यानी कि जब आप किसी पेशेंट को रिससिटेट करते हो तो उसके लिए बहुत सारे हमारे जो ड्रग्स है वो चाहिए होते हैं, लाइक सक्सेनाइल, कोलिन, और हमारे जो जितने भी सिडेटिव सारी चीजें होती हैं वो सारी क्या होती है, उस ट्रॉली पे प्रेजेंट होती है। और मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस, यानी कि आपके जितने सारे बोल दो, कैनुला हो गया, ठीक है, और हमारा फ्लूइड्स हो गया, ये सारी चीज क्या होती है, आईवी सेट हो गया, ये सारी चीजें जो है वो पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस का पार्ट है। तो वो सारा मटेरियल, या फिर स्टेशनरी आइटम्स की जो आपका स्टेशनरी पेन, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, ये सारी चीजें। तो ऑब्वियसली ये तीनों चीजें जो है क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारा क्रैश कार्ड में, एक पार्ट होता है उसका जो मैंडेटरी होता है रखना, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हमें देखने को मिल सकती है और कभी भी हमें इनका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेशनरी प्रोडक्ट है वो हम एज अ क्रैश कार्ड का पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि एन एरर इन मेजरिंग ब्लड, ठीक है,
ब्लड प्रेशर में आपको एरर मिलेगा देखने के लिए अगर आप मेजर कर रहे हो। मे रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ब्लड प्रेशर आप मेजर कर रहे हो तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, द साइज और पोजीशन ऑफ कफ इज रॉन्ग, की जो साइज है या तो आप जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीडियाट्रिक का बीपी का लेना है वो एडल्ट का बीपी कफ यूज कर लो, या एडल्ट का लेना है तो पीडियाट्रिक। ठीक है, प्रॉपर साइज होना चाहिए किसका, कफ का, और पोजीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, या पेशेंट्स आर्म इज पोजीशनड अबव और बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, ये सबको पता है कि जब भी आप क्या करो बीपी लेते हैं तो आपका जो पोजीशन है हाथ की वो आपके हार्ट लेवल पे होनी चाहिए, ना ही नीचे ना ही ऊपर होनी चाहिए, तो आपका जो बीपी है वो उसमें एरर देखने को मिल सकता है। या फिर आपका जो स्फेग्नोमैनोमीटर है इज प्रेस्ड टू फर्मली अगेंस्ट ब्रेकियल आर्टरी, यानी कि ब्रेकियल आर्टरी के टाइम पे आपका जो स्फेग्नोमैनोमीटर है, जो आपका डिवाइस है मेजरिंग ब्लड प्रेशर, वो क्या हो गया, फर्मली प्रेस हुआ है। या फिर एनी ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी सारे ये क्या है, तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों एरर क्रिएट करते हैं हमारा। अगर ये हो गए तो ब्लड प्रेशर नापने के टाइम पे, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अपाइकल पल्स ऑफ अ पेशेंट कैन बी असिस्ट बाय, यानी कि जो आपका अपाइकल पल्स है वो आपको मेजर करना है तो आप कहाँ से करेंगे, तो पाल्पेटिंग द रेडियल आर्टरी, आप रेडियल आर्टरी ले रहे हो तो आप पाल्पेट कर पाओगे अपाइकल पल्स नहीं। ठीक है, या पाल्पेटिंग द ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी आप पाल्पेट कर रहे हो तो नहीं। ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट या पाल्पेटिंग द कैरोटिड आर्टरी, जब आप कैरोटिड आर्टरी कर रहे हो तो आप तभी भी अपाइकल पल्स जो है उसको असेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो हार्ट है आपको हार्ट पे असेस करना होगा, तभी क्या कर सकते हो आप अपाइकल पल्स को सुन सकते हो। ठीक है, अपाइकल पल्स को ऑस्कल्टेट कर सकते हो या आप असेस कह सकते हो कि आप असेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन होता है हार्ट का, ये डायरेक्टली अपाइकल पल्स वहीं से फील की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो ये सेशन था वो आप तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहुंचाने का हमारा जो एम था, कि आपकी जो तैयारी है या आप अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, तो साथ में हम भी आप लोगों की मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको वो सारे क्वेश्चन जो पहले पेपर में आ चुके हैं वो आप तक हम पहुंचाएं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी प्रैक्टिस या उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी।